धरती हम सबका घर, जीवन का आधार, लेकिन यही धरती अपने बदलते रूपों से हमें चेतावनी दे रही है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की ये कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक रिपोर्ट ही नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? कभी बेमौसम बारिश, कभी भीषण गर्मी, तो कभी अचानक आई बाढ़। क्या ये सब सामान्य है? नहीं, ये है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से पैदा हुई समस्याएं। 2023 और 24 की गर्मियां लास्ट 2000 साल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे गर्म थी। हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करें उससे पहले समझते हैं कि एग्जैक्ट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होता क्या है। यूएन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स, जो कि सूरज के अपने एक्टिविटी या कि बहुत बड़े वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। लेकिन 1800s के बाद से ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। डीजल, पेट्रोल, गैस, कोयले के जलाने से जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होता है, ये अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का काम करती है। आपने स्कूल और कॉलेज में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसमें होता क्या है, सूरज से आने वाली सोलर रेडिएशंस अर्थ तक आती है, जिसमें से कुछ एनर्जी को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में बाहर रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन अब होता क्या है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हैं, ये उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण जो ये हीट रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। दुनिया में कभी मौसम अच्छा तो कभी कड़ाके की ठंड, कभी भीषण गर्मी तो कभी बाढ़। लेकिन इन सब के पीछे दो और कारण हैं, एल नीनो और ला नीना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो पैसिफिक ओशियन के अपने टेम्परेचर के बदलने से होते हैं। ये दोनों एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन ENSO साइकिल का हिस्सा है, जो कि पैसिफिक ओशियन के अपने टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से होते हैं। एल नीनो और ला नीना एक स्पेनिश वर्ड है। एल नीनो का मतलब द लिटिल बॉय एंड ला नीना का मतलब द लिटिल गर्ल होता है। जब पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा घट जाता है तब एल नीनो आता है। ओशियंस के ऊपर बहने वाली ट्रेड विंड्स जो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में चलती हैं, ये अर्थ के अपने रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट के कारण होता है, अर्थ के उल्टी दिशा में बहती हैं। अर्थ की स्पीड इक्वेटर में लगभग 1670 किलोमीटर की होती है, जिसके कारण ये ट्रेड विंड्स इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में चलती हैं। यहाँ पर अर्थ की स्पीड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वस्तुएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और साथ में हवा भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। हम एल नीनो और ला नीना की बात करें उससे पहले बात करते हैं कि ट्रेड विंड्स को ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है। 14th और 15th सेंचुरी में जिसे द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन या एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से भी जाना जाता है। और 15th सेंचुरी में यूरोप की कंट्रीज स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड और वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे लोग नए नए ट्रेड रूट्स और कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे। उन दिनों ट्रेड सेलिंग शिप से होता था। इन शिप्स को चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती थी और ये ट्रेड विंड्स एक इनविजिबल गाइडर की तरह ये शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती थी। यही कारण था कि इन्हें ट्रेड विंड्स कहा गया। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन की बात अब किसी और वीडियो में करेंगे। अब अपने टॉपिक में वापस लौटे तो ला नीना के टाइम पर ये ट्रेड विंड्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जिसके कारण साउथ अमेरिका के ओशियंस के सतह के पानी को ये वेस्टर्न पैसिफिक, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लाते हैं, जिसके कारण साउथ अमेरिका में ओशियंस का गहरा और ठंडा पानी आ जाता है, जिसके कारण फिश पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट करती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की साइड जो गर्म पानी आया था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होती है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भारी बारिश और फ्लड्स देखने को मिलता है। जहां ला नीना का इम्पैक्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव होता है, वहीं साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, पेरू और इक्वाडोर में निगेटिव होता है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा सूखा, वाइल्ड फायर्स और हीट एक्सट्रॉम्स देखने को मिलते हैं। यूएस स्पेशली साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो विंटर में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्नोफॉल इंक्रीज हो जाता है और कैलिफोर्निया जैसी जगहों में काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। अब अफ्रीका की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका, केन्या, इथियोपिया जैसी जगहों में सूखे का हाल हो जाता है, जिसके कारण फूड एंड वाटर क्राइसिस देखने को मिलती है। अब बात करें एल नीनो की। ला नीना का उल्टा जो ये ट्रेड विंड्स थी, जो ला नीना के टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये एल नीनो के टाइम पे काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। साउथ अमेरिका की तरफ का पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं आ पाता। ये अपवेलिंग का जो प्रोसेस था ये काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसके कारण फिश पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और जो क्लाउड की फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो अब साउथ अमेरिका की तरफ होगी। पेरू और इक्वाडोर जैसी जगहों में भारी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन एशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में सूखे जैसा हाल रहता है। ला नीना का इफेक्ट जनरली 9 महीने से 2 साल तक रह सकता है।
सकता है, लेकिन ये कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे 2020 से 2023 तक ये 3 सालों तक लगातार रहा था, तब इसे ट्रिपल डिप लानीना कहा गया था। लानीना एल नीनो के अलावा भी इसका एक तीसरा फेज भी होता है न्यूट्रल, जो ग्लोबली न्यूट्रल रहता है, जिसका हर एक जगह सेम इम्पैक्ट रहता है, न ज़्यादा निगेटिव न ज़्यादा पॉजिटिव। आप इस चार्ट में देख सकते हैं 1980 से 2025 तक कब एल नीनो, कब लानीना और कब न्यूट्रल फेज रहा है। ब्लू लाइन लानीना, रेड एल नीनो और ग्रे कलर वाले न्यूट्रल फेज रहे हैं। करंट सिनेरियो 2025 की बात करें, 2024 से अभी एल नीनो एक्टिव है। लेकिन आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि पता कैसे चलता है कि एल नीनो आने वाला है या लानीना। तो साइंटिस्ट पैसिफिक ओशियन के नीनो 3.4 रीजन के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर 3 महीने तक टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो लानीना और 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो एल नीनो आता है। इस मेजरमेंट को ओशियनिक नीनो इंडेक्स ONI कहते हैं। लेकिन इसमें और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि ट्रेड विंड्स स्ट्रांग है कि नहीं, साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स पॉजिटिव है या नहीं। इन रिपोर्ट्स को यूएस की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA और इंडिया की IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करती है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना था, लेकिन इन सब से ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अब इसे भी प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई हीट और ड्रॉट्स की हालत साल दर साल बढ़ती चली जा रही है। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने वर्ल्ड वाइड 3000 से ज़्यादा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं। ये कुछ मेजर एग्रीमेंट्स हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना CITES। इसे साल 1973 में किया गया था। इसमें 184 एक्टिव मेंबर्स हैं। इस एग्रीमेंट का काम था ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आते हैं उनका ट्रेड ना किया जाए। इसे 3 कैटेगरी में रखा गया। अपेंडिक्स 1, इसमें ऐसे स्पीसीज आते हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं और इनका ट्रेड पूरी तरीके से इलीगल है। अपेंडिक्स 1 के अंडर में आने वाले कुछ जानवर हैं अफ्रीकन हाथी, स्नो लेपर्ड, पांडा और चीता। अब अपेंडिक्स 2 की बात करें तो इसमें आने वाले स्पीसीज का ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल, सर्टिफिकेट और लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अपेंडिक्स 3 की बात करें तो इसमें ऐसे स्पीसीज आते हैं जिसमें किसी कंट्री के द्वारा रखाए जाते हैं। जैसे इंडिया ने टर्टल के कुछ स्पीसीज को इस कैटेगरी में रखा है। दूसरे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साल 1987 में किया गया था। ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए था। ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर डिप्लेशन का कारण थे उनको बैन करना और उनके यूज को कम करना था। जैसे पहले रेफ्रिजरेटर और AC में HCFCs का यूज होता था, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के प्रोसेस से ठंडा करते थे, जिसमें ये गर्मी को सोखते थे और छोड़ते थे, जिसके कारण ठंडक पैदा होती थी। बट इसमें जो ये क्लोरीन थी ये ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही थी, जिसके कारण इसे 1987 में बैन कर दिया गया और इसकी जगह पर HFCs का यूज होने लगा। इसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन जैसे केमिकल्स होते थे। ये ओजोन लेयर को नुकसान तो नहीं पहुंचाते थे, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी हार्मफुल थे। कार एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला R134a का GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1430 है, यानी CO2 की तुलना में यह 1430 गुना ज़्यादा खतरनाक है, जिसके कारण HFCs इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में 100 गुना ज़्यादा हीट को ट्रैप करते हैं। इसी कारण से 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया और HFCs के यूज़ को लगातार कम करने की बात की गई, जिसे हम किगाली अमेंडमेंट 2016 के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल UN की सबसे सफल एग्रीमेंट्स में से एक है। UN की 2022 की एक रिपोर्ट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन लेयर की रिपोर्ट में बताया गया कि 2066 तक अंटार्कटिक, 2045 तक आर्कटिक और 2040 तक अर्थ के अलग अलग हिस्सों में टोटल कॉलम ओजोन 1980 के बराबर का हो जाएगा। और HFCs के बैन के बाद ये अनुमान है कि साल 2100 तक टेम्परेचर को 0.3 से 0.5 डिग्री तक कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरे एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट।
इस एग्रीमेंट को 2015 के COP21 में किया गया था। इसका टारगेट था कि साल 2021 तक ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए। लेकिन हाल ही की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट 2030 तक क्रॉस कर जाएगा। अब बात करें इंडिया की, तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इंडिया ने भी कई एक्शन प्लान्स लॉन्च किए हैं, जैसे नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे पहला नेशनल सोलर मिशन, दूसरा नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा नेशनल वाटर मिशन, चौथा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयास इकोसिस्टम, पांचवा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, छठा नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आठवां नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। दूसरे एक्शन की बात करें तो 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा गया है, जिसमें कि इंडिया जितना भी कार्बन एमिशन करेगा उतना एब्जॉर्ब भी करेगा, जिसमें कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे पहला 2030 तक 1 बिलियन टन CO2 इमिशंस को कम करना, दूसरा 2030 तक इंडिया अपने 50% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। आज भी इंडिया की 70% से ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है। तीसरा कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है, जिसमें एक टारगेट रखा गया है इकोनॉमी को 2030 तक 2005 के कार्बन इंटेंसिटी के लेवल तक ले जाना है, जिसमें 45% कार्बन इमिशंस को कम करना है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंट्री है जो 100 रुपये बनाने के लिए 10 टन CO2 इमिशंस करती है, लेकिन बाद में वही कंट्री 100 रुपये बनाने के लिए सिर्फ 5 टन CO2 इमिशंस करती है, तो इस तरीके से कार्बन इंटेंसिटी कम होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ओशियंस और ग्लेशियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। नासा की जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट हिस्ट्री इन द जनरल साइंस में बताया गया, अगर टेम्परेचर साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो दुनिया के 50% ग्लेशियर्स गायब हो जाएंगे और ओशियन का लेवल लगभग 9 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की 2023 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो साल 2100 तक हिमालयास के कुछ रीजन की 80% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिसका डायरेक्ट असर इंडिया और 2 बिलियन पॉपुलेशन पर पड़ेगा। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है। इंडिया में गर्मियाँ साल दर साल बद से बदतर होती चली जा रही है। 2024 में इंडिया में 536 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए। जून के महीने में अकेले 181 हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए गए। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये हीट वेव डेज रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इंडिया में 3 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। दिल्ली में जून के पहली तारीख को हीट वेव डेज रिकॉर्ड किए जाते हैं और साथ में मुंबई में भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उस दिन 2 हीट वेव डेज हुए, फर्स्ट मुंबई, सेकेंड कोलकाता। टेम्परेचर अनकंट्रोल तरीके से बढ़ रहा है। 2024 में राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा था। शहरों में कंक्रीट और एस्फॉल्ट के कारण गर्मियाँ और भी ज़्यादा फील होती हैं। इसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहते हैं। यही कारण है कि दिल्ली जैसी जगहों में हमें टेम्परेचर ज़्यादा फील होता है। 2024 में दिल्ली के कुछ जगहों पे टेम्परेचर 49.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि राजधानी के इतिहास में सबसे ज़्यादा था। आपने अक्सर देखा होगा टेम्परेचर 40 डिग्री बट फील्स लाइक 44 डिग्री सेल्सियस। ये एयर में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी के कारण होता है। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और एयर में ह्यूमिडिटी 70% है तो फील्स लाइक या हीट इंडेक्स 44 डिग्री सेल्सियस। जब हमारे आसपास एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी का जो पसीना है वो इवेपोरेट आसानी से नहीं होता है, जिसके कारण हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है। और जब एटमॉस्फेयर में लो ह्यूमिडिटी होती है तो हमारी बॉडी का पसीना आसानी से इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। लेकिन ज़्यादा लो ह्यूमिडिटी भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, जैसे स्किन ड्राई होना या डिहाइड्रेशन। इंडिया में खासकर कोस्टल रीजन्स में जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन जगहों पे हमें ज़्यादा गर्मी फील होती है, क्योंकि इन जगहों पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एक सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट दे सकती है, जैसे हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन। अब समझते हैं कि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का वाइल्ड फायर से क्या रिलेशन है।
वाइल्ड फायर एक अनकंट्रोल्ड आग होती है जो कि ग्रीनलैंड्स और फॉरेस्ट में लगती है। ये फायर्स मैन मेड और नेचुरल दोनों हो सकती हैं, लेकिन 85% वाइल्ड फायर्स का कारण सिर्फ मैन मेड एक्टिविटीज है। बढ़ते हुए टेम्परेचर और कम होती ह्यूमिडिटी वेजिटेशन को सुखा देती है, जो वाइल्ड फायर्स के लिए एक परफेक्ट फ्यूल का काम करती है। वाइल्ड फायर्स एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण ये वाइल्ड फायर्स एक फीडबैक लूप तैयार करती हैं। ज़्यादा वाइल्ड फायर्स, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज। ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, फिर से ज़्यादा वाइल्ड फायर्स होगी, वाइल्ड फायर्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगी और फिर से क्लाइमेट चेंज होगा, और ये एक फीडबैक लूप तैयार हो जाता है जो चलता रहता है, और आने वाले टाइम में ये और भी देखने को मिलेगा। वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट क्लाइमेट के साथ साथ ह्यूमन की हेल्थ में भी बहुत पड़ता है। वाइल्ड फायर से निकलने वाला PM 2.5, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, इसका असर जहां आग लगती है उससे कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है, 100 और इवन 1000 मील्स तक। यूएस में 25 से 50% PM 2.5 का रीज़न सिर्फ वाइल्ड फायर से है। वाइल्ड फायर से कार्बन एमिशंस की बात करें तो 2014 से 2023 के बीच में यूएस में हर साल 33.2 मिलियन मैट्रिक टन CO2 छोड़ा गया, जो कि कैलिफोर्निया के 7.2 मिलियन कार्स के बराबर था। इंडिया में प्री मानसून मई मार्च जैसे महीनों में वाइल्ड फायर्स का रिस्क 55% से ज़्यादा हो जाता है। इंडिया में गर्मी के साथ साथ वाटर क्राइसिस भी बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इनके पास सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिजर्व अवेलेबल है, जो कि दुनिया की मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में से 35 मिलियन लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एज ए इंडिविजुअल हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं? आइए कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लांटेशन। हम पेड़ लगा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, जिससे CO2 को वो एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज में थोड़ा कमी आएगी। एक मैच्योर पेड़ एक साल में लगभग 22 किलो CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और वर्ल्ड वाइड एक एवरेज आदमी लगभग 4 से 5 टन CO2 इमिशन करता है। अगर हर इंडियन साल भर में एक पेड़ लगाए तो 1.4 बिलियन पेड़ लगाए जा सकते हैं, और एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नए सोल्जर्स खड़े किए जा सकते। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना। गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल, रिलायबल और कंफर्टेबल बनाए, जिससे लोग कार्स छोड़कर इको फ्रेंडली सफ़र चुनें। अर्बन ग्रीनिंग। अगर शहरों में पेड़ पौधे होंगे तो सिर्फ ये पॉल्यूशन को ही नहीं कम करेंगे, अर्बन हीट इंडेक्स को भी कम करेंगे, जिसके कारण लोग पैदल या साइकिलिंग करना भी पसंद करेंगे। फोर्थ, अवॉइड फास्ट फैशन। फैशन इंडस्ट्री लगभग 10% ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का कारण है। ये फास्ट फैशन ब्रांड्स हर वीक नए डिज़ाइंस को लॉन्च करते हैं और हम बिना सोचे और समझे इन्हें खरीद लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक टी-शर्ट, हर एक शर्ट के पीछे सिर्फ एक फैशन नहीं, उसके पीछे होता है पॉल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट। हम इसे कम करने के लिए कुछ सस्टेनेबल फैशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पहला, हम कपड़ों की क्वांटिटी पे ध्यान न देकर क्वालिटी पे ध्यान दें, जो कि लंबे समय तक चले। फास्ट फैशन ब्रांड से बचें, लोकल और एथिकल ब्रांड्स को सपोर्ट करें। कपड़ों का बार बार रीयूज़ करें, और अगर कपड़े पुराने हो गए हैं तो ज़रूरतमंद लोगों को भी दे सकते हैं। हम AC का यूज कम कर सकते हैं। घर का वेंटिलेशन ऐसे बनवाएं को नेचुरल तरीके से ठंडा रहे। प्लांट बेस्ड डाइट लें, क्योंकि मांस उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा कार्बन एमिशंस होता है। पानी का यूज़ कम से कम करें, पानी को बर्बाद नहीं करें। और अगर आपका नया घर बन रहा है तो उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर इम्प्लीमेंट करवाएं। सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं जब बात नेचर और प्लानेट की हो, जिससे हसदेव जैसे जंगल बचाए जा सकें। हमें विकास चाहिए, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो विनाश को जन्म दे। एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, धरती के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और मिट्टी को जिंदा रखता है और बनता है हजारों वाइल्ड लाइफ का घर। जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ आप एक पेड़ नहीं लगाते हैं, अपने और अपनों के लिए एक लाइफ लगाते हैं जो फ्यूचर में आपका साथ देगा। अगर आप दोबारा से पेड़ों को नुकसान पहुंचाएं, इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।